गाल हमारे हाथ पर बढ़ता है, तो इसे क्या बोलते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निशांत स्मार्ट क्लास में। तो आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक, जो कि प्रोडाइटिक एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम बहुत सारे टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये टॉपिक सभी क्लासों के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। तो टॉपिक में हमारा पहला है बल यानी फोर्स क्या होता है, और न्यूटन के जो नियम है उन नियमों को समझेंगे विद फॉर्मूला की सहायता से, और उदाहरण भी सीखेंगे इसके। बाकी संवेग भी बताएंगे, संवेग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। बाकी बल का आवेग क्या होता है, संवेग संरक्षण का नियम भी, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत ही बार पूछा भी जाता है। और घर्षण या घर्षण के नियम कौन कौन से हैं वो भी आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में और देखते हैं आज के। तो आज के जो चैप्टर है वो है गति के नियम अर्थात लॉज ऑफ मोशन। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इसमें बल। तो बल यानी फोर्स होता क्या है। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो फोर्स क्या है? तो फोर्स एक वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की विराम या गति की अवस्था में परिवर्तन करता है। अगर सपोज अगर कोई चीज रुकी हुई है या कोई चीज मतलब कि चल रही है, तो उसकी अवस्था में क्या करता है? परिवर्तन करता है, या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। ठीक है, समझ में आपको आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। बल जो होता है वो आपका दो प्रकार का होता है, पहला है संतुलित और दूसरा है असंतुलित बल। अब हम इनकी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। तो संतुलित बल क्या होता है? संतुलित बल उसे कहते हैं जब किसी वस्तु पर एक साथ एक बार में बहुत सारे बल कार्य करते हैं। ऐसी स्थिति में जो उनका परिणामी बल होता है वो शून्य होता है। शून्य हो तो उन बलों को हम क्या कहते हैं? संतुलित बल कहते हैं। यानी जब किसी वस्तु पर एक साथ कई बल कार्य कर रहे हो और उनका परिणामी बल शून्य हो तो उसे संतुलित बल कहा जाएगा। और अगर मैं बात करूं असंतुलित बल की, तो असंतुलित बल क्या होता है? जब वस्तु पर लगे बलों का परिणामी बल शून्य ना हो, अर्थात अगर परिणामी बल शून्य होगा तो संतुलित बल होगा, और जब परिणामी बल शून्य नहीं होगा तब क्या होगा? असंतुलित बल होगा। क्या होगा? असंतुलित बल। अब हम डिस्कस करेंगे कि जो न्यूटन ने नियम दिए थे वो कौन कौन से नियम दिए थे। तो आपको पता ही होगा, न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम कौन सा है उसका? तो पहला नियम है न्यूटन का कि यदि कोई वस्तु जिस अवस्था में है वह उसी अवस्था में आती है। अब हम इसे पढ़ लेते हैं। तो यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या समान वेग से गतिमान है तो उसकी विरामावस्था या समान गति की अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होता। अर्थात जब तक कोई बल उस पर कार्य नहीं करता तब तक उस पर कोई परिवर्तन नहीं होता। तो कह सकते हैं कि जब तक उस पर कोई असंतुलित बल कार्य नहीं करेगा तब तक उसमें परिवर्तन नहीं होगा। इसी नियम को हम जड़त्व का नियम कहते हैं और इसे ही न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, मजेदार लैंग्वेज के साथ। अब हम इसके सेकंड नियम या द्वितीय नियम की बात करने वाले। द्वितीय नियम है आपका किसी वस्तु पर लगाया गया बल, अर्थात बल को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? एफ से प्रदर्शित करते हैं। और उस वस्तु के द्रव्यमान है, द्रव्यमान को हम लिखते हैं एम से, और उस वस्तु में उत्पन्न क्या त्वरण, इसे हम ए से लिखेंगे कि गुणनफल की अनुकरण गति। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो उसका बल होगा यानी एफ जो होगा वो एम मल्टीप्लाई ए के अनुक्रमानुपाती होगा। ठीक, एफ क्या है? बल है, एम क्या है? द्रव्यमान है, और ए क्या है? त्वरण है। अब इस अनुक्रमानुपाती की जगह हमने क्या लगा दिया? के लगा दिया। क्या लगा दिया? के। आपको दिखाई दे रहा होगा। अब के क्या है? एक नियतांक है, और के की जगह हम 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा? एफ बराबर एम ए, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो ये हम कह सकते हैं कि इसका द्वितीय नियम होगा। किसका? न्यूटन का द्वितीय नियम, F इज इक्वल टू एम ए, अर्थात बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण।
अब 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, बहुत बार ये एग्जाम में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। तो 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, इस बार भी आने की पूर्ण संभावना है, तो आप इसे मिस ना करें। और जो अगर मैं बात करूं इसके मतलब मात्रक क्या होता है, तो बल का मात्रक MKS पद्धति में न्यूटन होता है और CGS पद्धति में क्या होता है, डाइन होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है कि बल का MKS पद्धति में मात्रक है तो आपको न्यूटन पर ही टिक करना है, और अगर आ जाए कि बल का मात्रक CGS पद्धति में क्या होगा तो आपको डाइन पर ही टिक करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आगे हम बात करते हैं न्यूटन का तीसरा नियम क्या है। तो मैं आपको एग्जाम्पल सारे समझाता हूं। अगर जब हम किसी के गाल पर थप्पड़ मारते हैं तो जितनी तेज उसके गाल पर थप्पड़ पड़ता है उतना ही तेज उसका गाल हमारे हाथ पर बढ़ता है। तो इसे क्या बोलते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अर्थात जितनी तेज बल हम उस दिशा में लगाएंगे उतना ही बल विपरीत दिशा में भी वो वस्तु लगाएगी। तो हम पढ़ लेते हैं कि प्रत्येक क्रिया की उसके समान परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसे क्या बोलते हैं, प्रतिक्रिया और क्रिया का नियम भी कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका तीसरा नियम। तो ये तीनों नियम आपको समझ में आ गए, न्यूटन के तीनों नियम आपको फुल डिटेल में समझा दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। चलिए बढ़ते हैं आगे देखते हैं। आगे हम बात करेंगे संवेग क्या होता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है संवेग। तो एक वस्तु के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। अर्थात P बराबर mv। P क्या है, यहाँ पर संवेग है, m क्या है, द्रव्यमान है, और v क्या है, वेग है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणा वेग। अब इसका मात्रक क्या होता है, तो संवेग का मात्रक जो होता है क्या होता है, न्यूटन प्रति सेकंड आप कह सकते हैं। बहुत ही इजी है कि संवेग का मात्रक जो होता है वो न्यूटन इंटू सेकेंड होता है। ठीक, न्यूटन सेकंड होता है इसका संवेग का मात्रक। और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि संवेग परिवर्तन का बल में क्या संबंध है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये संबंध भी आप कुछ इस तरीके से समझ के मतलब कि बताओगे। पर ये एग्जाम में अगर हमें एमसीक्यू में बात करूं पॉलिटेक्निक में, तो ये ज्यादा ओनली इसका सूत्र ही इंपॉर्टेंट है, सूत्र ही पूछा जा सकता है आपसे पॉलिटेक्निक में एमसीक्यू बेस पर। लेकिन अगर मैं 9th 10th 11th 12th में बात करूं तो वहां पर आपको पूरा आर्टिकल ये पूरा पूछ सकता है कि इसमें संबंध दिखाइए या संबंध को सिद्ध कीजिए, तो वहां पर आपको सिद्ध करना पड़ेगा। चलिए बात करते हैं आगे हम बताएंगे बल का आवेग। तो जब कोई बल F, यानी बल तो F होता है आपको पता ही होगा, जब कोई बल F एक वस्तु पर अल्प समय t के लिए कार्य करे तो बल और समय के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। अर्थात बल का आवेग बराबर बल गुणा समय। दोबारा फिर बता रहे हैं आपको कि यदि कोई बल एक वस्तु पर अल्प समय t के लिए कोई कार्य करता है तो बल और समय के गुणनफल को क्या, बल और समय के गुणनफल को बल का आवेग कहते हैं। बहुत ही इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। जो इसका फार्मूला होता है वो होता है I इजिकल टू m स्मॉल ब्रैकेट v माइनस u। अब यहाँ पर I क्या है, बल का आवेग है, m द्रव्यमान है, बाकी तो सब आपको पता ही होगा। बाकी मैं इसका मात्रक की बात करता हूं तो इसका मात्रक जो है वो न्यूटन इंटू सेकेंड ही है, सेम संवेग की तरह। जो मात्रक संवेग का है वही मात्रक बल के आवेग का है, न्यूटन इंटू सेकेंड ही इसका मात्रक है। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। आगे हम बात करते हैं इसमें संवेग संरक्षण का नियम। तो संवेग संरक्षण का नियम आपने पढ़ा भी होगा। चलिए इसमें हम बात कर लेते हैं तो आखिरकार ये होता क्या है। तो संवेग संरक्षण में संवेग को संरक्षित रखा जाता है, कर लेते हैं। इस नियम के अनुसार दो गोलों के टकराने पर टक्कर से पहले के संवेगों का योग और टकराने के बाद उनके संवेगों का योग जो होता है वो बराबर होता है। यानी कह सकते हैं कि गोलों
के टकराने के बाद और टकराने से पहले उन दोनों का जो संवेग जो होगा वो आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, बराबर होगा। तो ये क्या होगा, आपका संवेग संरक्षण का नियम होगा। बहुत ही इजी है और इम्पोर्टेंट भी है, एग्जाम में बहुत बार पूछा भी जा चुका है, तो आप इसे मिस नहीं करिएगा। बोल सकते हैं कि ये एग्जाम्पल है न्यूटन के तीसरे नियम का। ये एग्जाम्पल किसका है, न्यूटन के तीसरे नियम का। अर्थात न्यूटन का तीसरा नियम क्या है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जब कोई व्यक्ति बंदूक से गोली छोड़ता है तो वह पीछे की ओर धक्का लगता है, उसे ऐसा क्यों होता है वही आपको बताना है। तो मैं इसमें बताऊंगा, समझाऊंगा पूरा। जब बंदूक से गोली छोड़ी जाती है तो बंदूक गोली को अत्यधिक वेग से आगे फेंकती है, यानी बंदूक जो है वो गोली को बहुत अधिक वेग से आगे फेंकती है, जिससे गोली में आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न होता है। गोली भी बंदूक पर उतनी ही प्रतिक्रिया में बल लगाती है। आखिरकार हम कह सकते हैं कि जितनी गति में, मतलब गति तो नहीं, हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था, जैसे कि हम अगर एक वस्तु पर बल लगाएंगे, सपोज दैट अगर हम किसी व्यक्ति पर थप्पड़ मारेंगे तो उतना ही तेज, मतलब कि दर्द हमारे हाथ पर भी होगा, क्योंकि उधर से भी प्रतिक्रिया होगी। जब हम यहां से क्रिया देंगे तो वहां से हमें प्रतिक्रिया भी मिलेगी। उसी प्रकार से जब गोली बंदूक से निकलती है तो जितने वेग से वो बाहर जाएगी उसका थोड़ा सा वेग तो पीछे की ओर लगेगा, इसलिए जो व्यक्ति है जो बंदूक चलाता है वो पीछे की ओर उसे धक्का लग जाता है। तो इसमें दिया भी है कि इससे गोली में आगे की दिशा में संवेग उत्पन्न हो जाता है। गोली भी बंदूक पर प्रतिक्रिया बल लगाती है, जिससे फलस्वरूप बंदूक में पीछे की दिशा में उतना ही संवेग उत्पन्न होता है और बंदूक पीछे हटती है। परंतु बंदूक का द्रव्यमान गोली की अपेक्षाकृत अधिक होता है, अतः वेग बहुत कम होता है। मतलब कह सकते हैं कि गोली का वेग तो बहुत ज्यादा होगा, उतना वेग बंदूक का तो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि कह सकते हैं कि बंदूक का जो द्रव्यमान है, बंदूक का द्रव्यमान गोली की अपेक्षाकृत अधिक होता है। बंदूक का द्रव्यमान ज्यादा है, गोली का द्रव्यमान बहुत ही कम है, इसलिए गोली अधिक वेग से जाती है और बंदूक बहुत ही कम वेग से थोड़ा पीछे की ओर हट जाती है। तो यही चीज है, समझाने के लिए था कि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि बंदूक और गोली की गति में न्यूटन का कौन सा नियम है। तो आपको बताना है कि बंदूक और गोली की गति में न्यूटन का तीसरा नियम है। ठीक, समझा गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए आगे हम पढ़ेंगे व्हाट इज घर्षण, क्या होता है, मतलब कि बोल सकते हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, व्हाट इज फ्रैक्शन। तो इसे समझने के लिए हम इस प्रकार से समझेंगे, जैसे सपोज दैट मैं साइकिल की बात करूं, जब तक हम साइकिल पर पैडल मारते हैं तब तक साइकिल आगे बढ़ती है। जब हम पैडल मारने बंद कर दें तो कुछ समय बाद साइकिल अपने आप रुक जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा ओनली घर्षण के कारण ही होता है। जब सड़क और टायर के बीच में घर्षण उत्पन्न होता है, इसीलिए साइकिल रुक जाती है और हर चीज में घर्षण लगता है। चलिए हम बात करते हैं। तो घर्षण बल वह विरोधी बल है जो दो सतहों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है। कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो घर्षण बल वह विरोधी बल है जो दो सतहों के बीच होने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, घर्षण कहते हैं। गति प्रारंभ होने से पूर्व दो सतहों के बीच कार्य करने वाले घर्षण बल को स्थैतिक घर्षण बल कहते हैं। बाकी इसमें सभी का अलग अलग मीन्स दिया गया है, घर्षण के नियम भी दिए गए हैं, बहुत कुछ है। बाकी आप पढ़िए, एग्जाम में अच्छे नंबर आएंगे आपके। बाकी पॉलिटेक्निक में क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो यहां से, जैसे मैंने भी बताया नहीं आपसे कि वहां आ सकता है कि घर्षण क्या है, उसकी डेफिनेशन में आपको छोटा छोटा दिया होगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको सही ऑप्शन पे टिक करना है जो सही होगा। तो घर्षण बल क्या है, यह दो सतहों के बीच लगने वाली आपेक्षिक गति का विरोध करता है, उसे क्या बोलते हैं, घर्षण बल कहते हैं। बाकी स्थैतिक घर्षण क्या होता है, सीमांत घर्षण बल क्या होता है, गतिज घर्षण बल क्या होता है, लॉर्डनिंग घर्षण बल क्या होता है,
ये सब चीजें भी आपको याद करनी पड़ेंगी ताकि एग्जाम में अगर आए तो आप मिस ना कर पाए। बाकी आप अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।